हमारी डिजिटल दुनिया की हर तकनीक के पीछे एक ऐसा गुमनाम हीरो है जो सब कुछ तेज बनाता है, कैशिंग। यही वो अदृश्य इंजन है जो हमारे ऐप्स, वेबसाइट्स और स्ट्रीमिंग सर्विसेज को पलक झपकते ही लोड कर देता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये काम कैसे करता है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, पर यह एक बहुत ही असली समस्या की ओर इशारा करता है। देखिए, हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर तो अविश्वसनीय रूप से तेज होते हैं, लेकिन जिस मेन मेमोरी से वो डेटा लेते हैं वो कछुए की चाल से चलती है। तो फिर स्पीड का इतना बड़ा अंतर हमारे डिवाइस को एकदम बेकार क्यों नहीं बना देता? इसका जवाब एक कॉन्सेप्ट में छिपा है जिसे कहते हैं मेमोरी वॉल। ये 1960 के दशक में ही पहचान ली गई एक बुनियादी रुकावट थी। जरा सोचिए, आपके पास दुनिया का सबसे तेज शेफ है, लेकिन उसे हर मसाले के लिए बार बार एक बहुत दूर धीमे से गोदाम तक जाना पड़ता है। बस यही वो प्रॉब्लम है जिसे हल करने के लिए कैशिंग को बनाया गया था। कैशिंग एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार आइडिया पर काम करता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम का बर्ताव रैंडम नहीं होता, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसी अंदाजे को स्थानीयता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ लोकैलिटी कहा जाता है। इसका पहला हिस्सा है टेम्पोरल लोकैलिटी। आसान भाषा में कहें तो जो अभी-अभी इस्तेमाल हुआ है वो दोबारा भी इस्तेमाल होगा। अगर आपने कोई फाइल अभी खोली है तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप उसे थोड़ी देर में फिर से खोलेंगे। और दूसरा हिस्सा है स्पेशियल लोकैलिटी, जिसका मतलब है जो आसपास है वो भी जरूरी है। मतलब जब कोई प्रोग्राम किसी लिस्ट के एक आइटम को एक्सेस करता है तो ये लगभग तय है कि वो उसके अगले आइटम को भी एक्सेस करेगा। इस स्लाइड पर दिए गए उदाहरण इसे बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। सोचिए, एक शेफ का किचन काउंटर एक कैश की तरह है, जहां वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मसाले एकदम पास रखता है। ये है टेम्पोरल लोकैलिटी। और जब हम लाइब्रेरी में कोई किताब ढूंढते हैं तो अक्सर उसके आसपास रखी किताबों पर भी नजर डालते हैं, है ना? ये है स्पेशल लोकैलिटी। कंप्यूटर भी बिल्कुल ऐसे ही सोचते हैं। तो ये एक सीधा साधा सिद्धांत आज के इतने विशाल इंटरनेट को पावर कैसे दे रहा है? चलिए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। 30 मिलियन, ये नंबर है नेटफ्लिक्स के कैशिंग सिस्टम का, जो हर एक सेकेंड में इतने रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। ये स्केल इतना बड़ा है कि सोचना भी मुश्किल है, और ये कैशिंग के बिना तो पूरी तरह नामुमकिन होता। नेटफ्लिक्स करता ये है कि वो हमारे डेटा, जैसे कि हमने कौन सी फिल्में देखी या हमें क्या पसंद आ सकता है, इन सब की कॉपी बनाकर दुनिया भर के कैशेस में रख देता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं, हमारा एक्सपीरियंस हमेशा तेज और स्मूथ रहता है, जो कि डेटा हमारे पास ही कैश किया हुआ होता है। अब एक और उदाहरण देखिए। 3 लाख एक्स यानी पुराना ट्विटर हर सेकंड में इतनी टाइमलाइंस को दिखाता है। एक्स एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाता है। जब कोई ट्वीट करता है तो सिस्टम फौरन उस ट्वीट को उसके सभी फॉलोअर्स की कैश की हुई टाइमलाइन में पहुंचा देता है। हाँ, लिखने के टाइम थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है, पर इसका फायदा ये है कि करोड़ों लोग अपनी टाइमलाइन को बिना इंतजार के तुरंत देख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बुनियादी दुविधा है। कैशिंग हमें स्पीड देने के लिए सच्चाई से थोड़ा समझौता करता है, और यहीं से एक गहरा विरोधाभास पैदा होता है। कंप्यूटर साइंस की दुनिया में एक बहुत मशहूर कहावत है जो कैशिंग की सबसे बड़ी चुनौती को मज़ेदार तरीके से बताती है। वो कहते हैं कि सबसे मुश्किल काम है कैशिंग इन वैलिडेशन, यानी कैश को कब और कैसे अपडेट करना है। देखिए, समस्या की जड़ ये है, कैश हमेशा ओरिजिनल डेटा की एक कॉपी होता है, और जैसे ही आप कोई कॉपी बनाते हैं वो पुरानी पड़ सकती है। अगर ओरिजिनल डेटा बदल गया तो कैश में बासी, गलत जानकारी रह जाएगी। यहीं से स्पीड और सही जानकारी के बीच की खींचतान शुरू होती है। इस समस्या को सुलझाने के कई तरीके हैं, और हर तरीके में कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं। जैसे कि टाइम टू लिव या TTL, ये सबसे आसान तरीका है। इसमें कैश को बस एक एक्सपायरी डेट दे दी जाती है कि ये डेटा 10 मिनट के लिए ठीक है, फिर इसे हटा दो। ये बहुत तेज और सरल है, पर इसका मतलब ये भी है कि उन 10 मिनट के लिए डेटा पुराना हो सकता है। दूसरी तरफ है इवेंट ड्रिवन तरीका। इसमें जैसे ही ओरिजिनल डेटा बदलता है, कैश को फौरन अपडेट कर दिया जाता है। डेटा तो हमेशा फ्रेश रहता है, पर इस सिस्टम को बनाना और चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये हमेशा स्पीड, फ्रेशनेस और कॉम्प्लेक्सिटी के बीच का एक चुनाव है। तो फिर भविष्य में क्या होने वाला है?
कैचिंग एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। हम एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं। भविष्य का कैश सिर्फ एक तेज बफर नहीं होगा, ये एक इंटेलिजेंट लेयर होगी जो हमारी ज़रूरतों का पहले से ही अंदाज़ा लगा लेगी। ये सिर्फ रिक्वेस्ट का इंतज़ार नहीं करेगा, बल्कि खुद एक्शन लेगा। तो सबसे बड़ा बदलाव ये है, आज का कैशिंग रिएक्टिव है। ये याद रखता है कि अतीत में क्या पॉपुलर था। आने वाले कल का कैशिंग प्रोएक्टिव होगा। वो एआई का इस्तेमाल करके ये अंदाज़ा लगाएगा कि भविष्य में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और उस डेटा को पहले से ही तैयार रखेगा। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, हमारे पास डेटा है जो दिखाता है कि एआई पावर्ड कैशिंग पुराने तरीकों से कहीं बेहतर काम करता है। इससे हिट रेट बढ़ता है और लेटेंसी यानी इंतज़ार का समय काफ़ी कम हो जाता है। ये एक असल नापा जा सकने वाला सुधार है। ये बदलाव धीरे धीरे कई चरणों में होगा। पहले एआई हमारे मौजूदा सिस्टम को और बेहतर बनाएगा, फिर वो खुद डेटा के फ्लो को कंट्रोल करना शुरू कर देगा, और आखिर में कैश एक इंटेलिजेंट नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा जो हमें दिखाई भी नहीं देगा। इस बदलाव को समझने का सबसे अच्छा तरीका प्रकृति से एक उदाहरण लेना है। पुराना मॉडल हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसा है, एक जगह से कंट्रोल होने वाला, कठोर और ऊपर से नीचे काम करने वाला। जबकि भविष्य का मॉडल एक माइसीलियल नेटवर्क यानी फंगस के जाल जैसा है, जो फैला हुआ है, खुद को व्यवस्थित करता है, अडेप्टेबल है और जिसमें सामूहिक बुद्धिमत्ता है। और ये हमें एक आखिरी बहुत ही ज़रूरी सवाल पर ले आता है। एक ऐसा इंटेलिजेंट नेटवर्क जो हमारी हर ज़रूरत का पहले से ही अंदाज़ा लगा ले, वो हमें बेमिसाल सुविधा दे सकता है। लेकिन हमारी प्राइवेसी का क्या? ये वो कीमत है जिसके बारे में हमें सोचना होगा जब हम भविष्य के इस तेज़ और इंटेलिजेंट वेब की ओर कदम बढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।